ठीक है। वेपर डेंसिटी सबसे पहला चीज क्या, इट इज रिलेटिव डेंसिटी। याद है ना, डेंसिटी जो पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि डेंसिटी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। नहीं, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी कहने का मतलब, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ही होता है परिपूर्ण, अपने आप में परिपूर्ण। यानी कि हम लोग डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब ही होता है विथ रेस्पेक्ट टू, एज कंपेयर टू, किसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में बताए थे कि दो तरह का आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है वेपर डेंसिटी और दूसरा पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं, और दोनों जो है वो क्या है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आज हम लोग उसी दोनों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी, तो सबसे पहला चीज तो यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इट इज रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ये है कि ये किसी के रेस्पेक्ट में है। अब किसके रेस्पेक्ट में है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the density of any substance तो उसका नाम नहीं है, बताओ, इसलिए मैं इतना जोर जोर से उसका नाम बोलता हूँ, हैं? पूरे वर्ल्ड में नाम फैल गया होगा तान्या, और तुम अभी तक चश्मे पर हो। बताओ, हैं? ठीक है, देखो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, density of hydrogen under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, condition of temperature and pressure। देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद तो आराम से समझ में आएगा। क्या कहा है, कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से हम लोग अगर वेपर डेंसिटी को फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, एनी गैसियस सब्सटेंस मान लेते हैं उसको क्या, x, डेंसिटी ऑफ x एट क्या है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। तो हमको ये नहीं पता है कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर, तो यहां सीधा लिख देते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, कहता है कि ये आपने लिया रिलेटिव टू, इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ H2 एट क्या होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जितना टेम्परेचर ऊपर में आपने लिया उतना ही टेम्परेचर हमको नीचे भी लेना है, क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ऊपर वाले के लिए जितना टेम्परेचर, अब सर्टेन टेम्परेचर मतलब कुछ भी, जितना हम ऊपर वाले के लिए लेंगे सेम टेम्परेचर हमको नीचे वाले के लिए लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो इस चीज को डेंसिटी, अब यहां पर डेंसिटी पर फोकस करो कि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या बताए थे। डेंसिटी का डेफिनेशन बताए थे मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, है ना। जैसे किताबी लैंग्वेज क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मैंने कहा था कि उसको अपना लैंग्वेज दो, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब ये हो गया क्या कि यूनिट वॉल्यूम का जितना मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम का जितना मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो यहां पर डेंसिटी के जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम
यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्या x। अब यहां पर देखो कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है ना, सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर चाहें तो एसटीपी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक नॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर पता है, पहले ही बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर बोले तो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना समझेंगे 1 एटमॉस्फेयर। तो वो तो हम लोगों को नोन है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम एसटीपी कंडीशन ले लिए, एक्स एट एसटीपी, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इसका हाइड्रोजन, और ये भी सेम कंडीशन है, मतलब ये भी आपको लेना पड़ेगा एसटीपी पे। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखो यहां पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम का मतलब वन वॉल्यूम नहीं, यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, सिंगल। तो ये सिंगल कहता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पर ml, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब, तो वहां पर डेसीमीटर क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? 1 डेसीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट है। तो ऐसा करते हैं कि इसको अगर हम लोग यहां पर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे में भी 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारा दोनों कट जाएगा तो जितना ये है उतना ही रह जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अब देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ, और यूनिट को मल्टीप्लाई करो 22.4 से तो कितना आएगा? उतना ही आएगा। नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लोग इतना लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ एक्स एट एसटीपी। और नीचे में क्या करेंगे? नीचे में आप लिख सकते हो मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ H2 एट एसटीपी। कोई दिक्कत? अब देखो कि 22.4 लीटर के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास नहीं, 22.4 लीटर कोई चीज है एक्स है, उसके मास को हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल का मास। और 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। बताए थे ना, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। हम लोग वेट चूंकि लेते आए हैं, शुरू से चल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट। और नीचे में कितना होगा? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ H2, यानी कि H2 के 1 मोल का मास। तो H2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 2 ग्राम। नहीं, तो यहां पे 2 अगर ऊपर में ग्राम रखोगे तो नीचे में भी ग्राम रखेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा। क्या आ गया फॉर्मूला? यहां से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे कि वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। समझ में आ गया? या मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं? चलिए इतना लिखिए, तब आप क्वेश्चन देंगे।
हो गया। जैसे देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 11.2 ग्राम of a gas at STP having vapor density equal to 11.2. कैलकुलेट करके देख लियो बढ़िया से तुम लोग जी। 22.4। नहीं, तुम्हारा उतना ही आ रहा है। अच्छा, तब देखते हैं, जब तुम लोगों का आया है तब तो आना ही चाहिए। क्या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, कितना हो गया? 4। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज 22.4 ग्राम, 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल बराबर कितना? 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसलिए कितना पर पूछ रहा है? इसलिए 11.2 ग्राम बराबर कितना होगा? बताइए, इतना बढ़िया सवाल है, तब हो गया बवाल। कैसे होगा बता? 3 आदमी क्वेश्चन का आंसर बनाएगा और तीनों एक जवाब नहीं है।
Calculate number of atoms present in 176 gram of a compound AB2 if their vapor density is 22. क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। विदाउट क्वेश्चन क्या सिखाए हैं? एक ही चीज़ तो बार बार बोलते हैं कि जो पूछता है और जो दिया हुआ है दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो। नो समझ में कुछ आ रहा है? कुछ नहीं। आज जो पढ़ाए हैं, जितना अभी तक बताए हैं, ये समझ में आया? वो समझ में आया? प्रीवियस वाला लेक्चर ले हो, केमिस्ट्री का ले लो, ठीक है ना, और उसको देखो, और उसमें जहाँ डाउट होगा, लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम फ्री रहेंगे तो हमसे पूछ लेंगे। अब कोशिश करना है पहले अपने फ्रेंड सर्कल में जो है ना उसको कि कैसे, क्योंकि ये लोग तो पढ़ा हुआ है तो ये बता देगा। ठीक है। बाद बाकी अपने क्लास जब 2 3 4 क्लास करोगे ना तो अपने धीरे 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 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। सही है। क्या करना था, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। सबसे पहला चीज देखो, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है और दिया क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो ये बताए हुए थे कि एन क्या है? नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला बताए हुए थे। अब यहां पर देखो क्या बताते हैं कि जो पूछता है और जो दिया हुआ है। अब दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या क्या चीज, क्योंकि पूछ दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, तो अब हमको चाहिए क्या क्या? एक नंबर ऑफ मोल चाहिए, दूसरा एटॉमिसिटी चाहिए, और तीसरा Na का तो हमको वैल्यू पता है 6.023 × 10⁻23। वो तो एकदम रटा हुआ है, जैसे 1 दर्जन बराबर 12, उसी तरह से 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। उसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एटॉमिसिटी कितना, ये भी हमको पता चल रहा है। एटॉमिसिटी 2 और 1 3, नहीं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो ये भी पता चल गया। अब हमको मेन चाहिए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का एक ही फॉर्मूला बताए थे, क्या? गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट में यहां पर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे। ठीक है, और हमको मॉलिक्यूलर वेट के लिए ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ था क्या? 2 × वेपर डेंसिटी। नहीं, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन वेट बाय 2 × वेपर डेंसिटी। तो डायरेक्ट यहां निकालेंगे गिवन वेट कितना है? 176 बाय 2 ×
22 होगा। तो यहां से काटोगे तो 22 8 है 176, 2 चौके 8, कितना हो गया 4 मोल आया, 4 मोल्स। अब क्या दिक्कत है, अब तो तुरंत यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 और इंटू Na यानी 6.023 इंटू 10⁻23 निकल गया। तो 4 तिया 12 छगे 72, तो 72 गुणे 10 पर पावर 23 यानी 7.2 इंटू 10⁻24 इतना एटम्स। या अगर Na के टर्म में बोलोगे तो 4 गुणे 3 इंटू Na यानी 12 Na। ठीक है, अब तुम बताओ कि 22.4 लीटर कहाँ है, इसमें कहीं है? क्वेश्चन को देखेंगे उसमें हमको वॉल्यूम की चर्चा ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे वॉल्यूम पे। इसलिए बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो, और जो दिया हुआ है उसको उस चीज से कोरिलेट करने की कोशिश करो। जिस दिन कोरिलेट करने की आदत पड़ गई उस दिन तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस हर क्वेश्चन में बार बार मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चन को आप देखिए, जो पूछ रहा है कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल जैसे दिमाग में आया तो हमको फॉर्मूला आ गया n इंटू एटोमिसिटी इंटू Na, यानी कि क्वेश्चन में हमको ये 3 चीज चाहिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है किसका, कंपाउंड का। तो कंपाउंड का देखेंगे, अरे एटोमिसिटी तो हमको दिख रहा है 2 1 3, तो एटोमिसिटी दिख गया। Na हमको पता है कि वो हमारा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तब हम एक फंस रहा है क्या, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल निकलेगा कैसे, तो नंबर ऑफ मोल के लिए जब वेट देखते हैं क्या होता है, जैसे ही वेट देखना तो दिमाग में क्या आना चाहिए, गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट। अगर पार्टिकल देखना तो गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम देखना तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। यही ना बताए हैं कि जब भी नंबर ऑफ मोल निकालना है तो यही 3 मेथड हमारे पास में है। तो वेट जैसे ही देखे तो हमारे दिमाग में आया कि गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट होना चाहिए। अब फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी को दुगुना कर दिए तो हमारा मोलिकुलर वेट निकल गया। तो गिवन वेट अब बाई मोलिकुलर वेट आ गया। थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये सोचो कि पुट फॉर्मूला गेट रिजल्ट, वो तो कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए। कम से कम 1-2 स्टेप तो जरूर वो चाहता है कि स्टूडेंट जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करे। ठीक है क्या मेरा दे? लेकिन एक चीज हमेशा देखो कि घूम फिर करके कहाँ जाता है, वही फॉर्मूला ना, जो फॉर्मूला बताए हैं बस उसी फॉर्मूला पे जाता है। सिर्फ है क्या कि अब कोरिलेशन बढ़ते गया। जैसे शुरुआत में सीखे थे तो 1 मोल बराबर क्या सीखे, 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ही सीखे थे। दूसरी बार सिखाए तो क्या बताए कि 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट। अब फॉर्मूला वेट बताए तो फॉर्मूला वेट 3 तरह का हो गया, एक एटॉमिक वेट, दूसरा मोलिकुलर वेट, तीसरा आयनिक वेट। तब बोले कि चूंकि 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर होता है और 1 मोल बराबर फॉर्मूला वेट होता है, तो दोनों को कोरिलेट कर दो। तो फॉर्मूला वेट बराबर क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, नहीं, और वहां से फिर कोरिलेट करना सीखे। फिर बोले कि 1 मोल बराबर जो है वो 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। अब बोले कि अब सब को कोरिलेट करना सीखो, यानी कि एवोगाड्रो नंबर बराबर फॉर्मूला वेट बराबर 22.4 लीटर एट एसटीपी। यही तो घूम रहा है, और क्या हो रहा है, कुछ नया चीज थोड़े ना आ रहा है। तो इसको प्रयास करते रहिए। एक दिन में मूल कंसेप्ट नहीं आता है, चैप्टर का नाम ही है कंसेप्ट, और कंसेप्ट वैसे डेवलप नहीं होता है, उसको जितना रगड़ोगे ठीक है उतना उसमें निखार आएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि मूल कंसेप्ट में कुछ नहीं है। देखते हो मूल कंसेप्ट एक लाइन लिखते हैं क्वेश्चन फटाफट, मतलब इसमें खाली क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन देते जाइए, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना बन जाएगा। ठीक है
देखो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड A2B3 if their vapor density is 50. तुम्हारा व्रत टूटा कि नहीं? बताओ। सब लोग किया हुआ है, सब किया है। हम तो क्या बताए, पानी पी पी करके रह रहे हैं। मेरा तो और बुरा हाल है, हैं? सलोनी ध्यान ही नहीं दे रही है तो क्या करें। कल हम सोचे कि बोलें, लेकिन हमको पता चला कि बटुआ खाली है। समझे ना, अभी बोलना सही है। ऐसे मजाक करते रहते हैं, सीरियस मत लेना। उसका सब्सक्राइबर तुम बढ़ाई कि नहीं? बढ़ाई थी ना? $65 हुआ है। परसों के बाद रुक गया 65। परसों तो लगातार एकदम बढ़ गया था। हम बोले भी उसको कि देखो बढ़ा रही है वो। तीन कहाँ से ले आए तुम? तब फिर 15 का था। सब लोग समझ में आ गया? देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखो इसके लिए बताए थे क्या क्या पूछ रहा है, आयंस, दिया क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल में आयन के लिए फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या बताए थे, नंबर ऑफ मोल इंटू TNI इंटू N। अब यहां पर क्या है कि TNI क्या होता है, तो TNI बोले कि जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया होगा उसको आप क्या करोगे, आयन में तोड़ोगे। तो आयन में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2 इंटू A और 3 इंटू B। अब क्या होता है कि देखो इसका चार्ज यहां पर कितना 3+ और इसका चार्ज यहां पर कितना 2- होता है ना, क्रिस क्रॉस मेथड पढ़े हो तुम लोग। तो यहां पर कितना हो जाएगा, A पर कितना है 3+ और B पर कितना है 2-, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 बराबर है। लेकिन हम लोगों को TNI निकालना होता है, तो TNI का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आयन इन वन मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को आयन से लेना है, 2 केटायन और 3 एनायन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया, 2 + 3 बराबर 5। नहीं, हम लोग आयन पे फोकस कर रहे हैं, चार्ज पे नहीं। बार बार ध्यान रखना कि चार्ज से कंफ्यूज नहीं करना है। आयन मतलब सीधा ये, यहां पर 3 हो 2 हो 1 हो उससे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब केटायन है, नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायन है। तो 2 केटायन और 3 एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ 5। ये 5 आयन है कितने में, एक मॉलिक्यूल में। क्लियर है? तो अब यहां पर जो है ये हमारा पता चल गया, ये पता चल गया। अब हम लोगों को जानना क्या है, m। और इसके लिए तो बताए हुए हैं कि n बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट। यही ध्यान रखना है, गिवन वेट बाई फॉर्मूला वेट। और यहां पर चूंकि मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू VD। तो यहां पर 500 ग्राम दिया हुआ है आपको, अब बाई 2 इंटू VD कितना है 50। तो यहां से काट दीजिए, 50 नहीं 500, 10 ना।
यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 आ गया। अब क्या दिक्कत है, अब तो निकल गया आंसर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू एन ए, तो 25 एन ए, या फिर एन ए का वैल्यू पुट कर तो हमारा एवोगाड्रो नंबर से निकल जाएगा। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का रोल समझ में आ गया नहीं? वेपर डेंसिटी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है वेपर डेंसिटी से। यार ऋतिक, अब मन लग रहा है? हो गया। ठीक है, देखो अब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखोगे शॉर्ट में ऐसे लिखा रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या बताए हैं कि ये भी हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। नहीं, इट इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ये भी किसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, नहीं स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब नाम रखा गया है तो होगा, अब इसके ओरिजिन पे जाएंगे तभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कहता है कि इट इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी, तो यहां पर क्या होता है, कहता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। उसमें क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यही ध्यान रखना है। वहां पर विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन था, यहां पर क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ये जो है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को, कितना होता है, 18 होता है डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी ये होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है रे वाटर का डेंसिटी? नो नो नो, देखना नहीं है वाटर का डेंसिटी, क्योंकि जब डेंसिटी का कन्वर्जन बता रहे थे तो वहां पर वाटर का डेंसिटी ही लिए थे और उसी के आधार पर कन्वर्जन सिखाए थे। कितना, 1 kg पर मिलीलीटर तो नहीं था, लेकिन हाँ ये सही है, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc या 1 kg पर लीटर, ये होता है वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सी, नहीं बताए थे तब। मतलब ये आगे पढ़ते जाए या पीछे भूलते जाए, नहीं
याद कैसे आ गई? जब मैंने बताया तब ना, कि इस तरह से मैं बताया था। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कितना भी मैं पढ़ा दूं या कोई भी सर पढ़ा दें, ठीक है, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा तब तक नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल है। 1 kg पर लीटर, 1 ग्राम पर सीसी नहीं है, वो नहीं है ना, लिखा ही नहीं। ई 1 kg पर लीटर ना है लिखल। अच्छा ठीक। ई 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सीसी बोतल हुआ है, कि सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब है? बताओ, सब बताए हुए थे कि नहीं है? सीसी का फुल फॉर्म बताए थे कि क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या सिंपली सीसी। नहीं कैसे बताए थे? देखो, फास्टिंग को तोड़ो, कि भूख सब पर जो है, इस सब पर से ध्यान हटाओ, नहीं तो सीसी बोतल पर ध्यान रहेगा तो गड़बड़ है। यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए, तो यहां पर क्या कहता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कहता है कि डिफाइंड एज, डिफाइंड एज क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना? 4 डिग्री से। लेकिन मैंने कहा था कि ये दिया हो या ना दिया हो, आप ध्यान रखना है क्या, कि डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वो हमेशा उतना पे ही निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज जोड़ देना, क्या? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एक्स मान लो, सीधा उतना लैंग्वेज क्या लिखोगे, बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एक्स बाई कितना? 1। क्योंकि देखो, जितना भी तुम ले रहे हो, चाहे सीजीएस में ले रहे हो या एसआई में ले रहे हो, वैल्यू क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है। सीजीएस में हम लोग क्या लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एसआई में क्या लेते हैं? केजी पर लीटर, यही लेते हैं ना। तो वहां पर हमारा क्या आता है? 1। इसीलिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या मानते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब देखो, इसको बताने का पर्पस ये हुआ कि अगर कहीं भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो इसको क्या मानोगे? डेंसिटी, ठीक है ना। इसको सीधा मान लेना है डेंसिटी और बना देना है सवाल। ठीक है।
जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस या कंपाउंड लिखो, ऑफ ए कंपाउंड इज 1.5 ग्राम पर मिनट। ठीक है, कैलकुलेट molecular weight of such compound, calculate molecular weight of this compound. कितना 3 कैसे आएगा? बनेगा? बनाइए। बनेगा? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा? तब 1.5 मतलब जितना दिया उतने। तुम्हारा आज वैसे भी सही नहीं होगा, टेंशन मत लो, आज इसका ध्यान गड़बड़ है। देखो सिंपल सी बात है, याद करो, जब डेंसिटी बता रहे थे तो वहां पर एक चीज बताए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले तो ये जान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का बराबर क्या होता है, मतलब डेंसिटी। इसका मतलब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम पर ml। और बोले थे कि डेंसिटी को हम लोग पढ़ते हैं किताब में, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और उतना समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने अपना लैंग्वेज बताया था कि आप उसको इस तरह से लिखो कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 1 ml इज इक्वल टू कितना, 1 पॉइंट नहीं, मतलब यही हुआ ना, 1 ml इक्वल टू 1.5 ग्राम। अब यहां पे कहता है क्वेश्चन की कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड। तो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है, एक मोल का वेट, यही ना, एक मोल का वेट। तो 1 ml में कितना, 1.5 ग्राम। तो 1 मोल में कितना ml, 1 मोल में कितना ml, बराबर कितना, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 400, इतना ही करोगे। ये हमारा क्या है, ग्राम, और ये क्या है, कितना बटे कितना, 1 ml इंटू ml, ml क्या आएगा, ग्राम।
ये कितना का निकला ग्राम? 1 मोल का, क्योंकि ये हमारा कितने के बराबर है? तो 1 मोल के वेट को क्या बोलते हैं? मोलर वेट। वही तो पूछ रहा था, समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा? करो। 0 0, 15 चौके 60, 15 तिया 15 दूनी 30, 6 36, 15 दूनी 30, 3 33। इतना क्या? ग्राम। यानी कि उसका मोलर वेट कितना हो जाएगा? 336। आया समझ में? तब इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज के पीछे रीजन रहता है। पहले जो पढ़ाए हैं तो बस इसी के लिए बार बार बोलते हैं कि डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? क्लियर ना? सिंपल, यहां पे ध्यान दो, बाकी कहीं ध्यान मत दो। 1 ml में कितना ग्राम और 1 मोल में कितना ml? ठीक है ना? तो वही किए हैं कि 1 ml में 1.5 ग्राम, इसलिए 22,400 ml में कितना ग्राम? इतना ग्राम निकल गया। तो 22,400 ml बराबर 1 मोल, तो 1 मोल का वेट इतना है, इसलिए मोलिकुलर वेट। हमको वही तो पूछ रहा है। नहीं, बस बोल तो रहे हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कन्वर्जन, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है? इसको उसमें, उसको उसमें, उसको उसमें, सब अगर तोड़ जोड़ करने आ गया तो फिर आ गया। ठीक है? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। Specific gravity of air is, specific gravity of air is 1.29 gram per liter. 1.29 gram per liter. Full stop. Calculate molar weight of the air. Calculate molar weight of the air.
कितना आया? ठीक है। ठीक तो बनाया हो। 1.29 के है ना, 1 लीटर में इतना है, 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आया एयर का डेंसिटी। देखो अब बताओ, बताओ एयर का डेंसिटी कितना होता है? अभी जस्ट बताए हैं। हे भगवान, क्वेश्चन पढ़ो, तुम क्वेश्चन पढ़ो। किस कौन सी है? तब फिर तो पूछा है कि डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा। तो वहां लीटर में दिया हुआ था, लीटर से मर करो। गड़बड़ कर रहा है तुम। यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर लीटर, और तुम यहाँ ml कहाँ से ले लिया? तुम ये बताओ। यूनिट में गड़बड़ करिएगा तो कैसे काम चलेगा? समझ गए सर? वो तो अब समझ में आए करेगा सर। आज आपका दिन खराब है, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। कितना? 1.29 ग्राम पर लीटर। हमेशा ध्यान देना है यूनिट पे, बार बार बोलते हैं। दैट इज 1 लीटर इक्वल टू कितना? 1.29 ग्राम। इसलिए 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। 1.29 इंटू 22.4 लीटर। सॉरी, ये कितना है? ये ग्राम है। बाई कितना? 1 लीटर। लीटर लीटर कट यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28.896 ग्राम, जिसको हम लोग, तो अगर पूछे कि एयर का मोलिकुलर वेट कितना होता है तो 29 ग्राम। शुरुआत में बोले थे यूनिट सही रहना चाहिए, नहीं तो कपड़ा खरीदने में मीटर की जगह पे लीटर बोल दिए तो नहीं, 2 लीटर कपड़ा दीजिए, वो भी बेचारा पगला करके चला जाएगा, आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। नहीं, सोचेगा ग्राहक इतना सुंदर भगवान काहे भेज दिए हैं, 2 मीटर की जगह पर 2 लीटर कपड़ा मांग रही है। हो गया। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आज मेरे नज़र से गुजरा है, तुम लोगों को पूछते हैं। जी, जूल।
आज तुम कुछ भी बोलेगा कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि आज तुम जो बताएगा वो गलत ही बताएगा। तब न्यूटन अब बताओ, इतना सिंपल चीज पूछे हैं, नन ऑफ दीज। क्या है, क्या बोल दिया? नन ऑफ दीज होगा, तब तो सही है, नहीं होगा। हैं? मीटर क्यूब। अच्छा, हम लोग तुम्हारा क्या हुआ? ए। कैसे तुक्का मार दिया रे? क्या? बनाई कैसे? इसका पास्कल का क्या होता है? ठीक, कितना आया? मीटर स्क्वायर। बताओ तुम्हारा कितना आया रे? वन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसमें चॉइस ए। हाँ हाँ, क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जूल और पास्कल दोनों कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। दोनों क्या है? एसआई यूनिट। नन ऑफ दीज, देखो अभी चेंज हो गया, अभी तक नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब तुम दोनों क्या बोले हो? मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जूल। तो जूल को कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और पास्कल को कन्वर्ट करिए, क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, है ना? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? जूल पर पास्कल, ठीक है ना? तो जूल पर पास्कल, इसलिए जूल पर पास्कल क्या हो जाएगा? जूल कितना है? न्यूटन मीटर और न्यूटन, ठीक है, न्यूटन न्यूटन कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब। अब समझ में आया कि हम क्यों नहीं सुने? इसलिए नहीं सुने कि नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, ठीक है, यानी वो क्या होगा? मीटर क्यूब। टेस्ट में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक आ जाएगा। आज कितना तारीख है? 27। 4 दिन की बात है नहीं?
तो 4 दिन में कितना और आगे जाएंगे। तो मान के चलो कि आज तक जितना पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन रहेगा। अब थोड़ा मोड़ा आगे जो पढ़ाएंगे वो भी हो सकता है आ जाए, थोड़ी मोड़ा आगे पढ़ाएंगे, पक्का देंगे। ऐसा थोड़े ना कि पढ़ के ज्यादा चले जाएंगे तो मतलब घाटा थोड़े देगा, बताओ। खाली नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, टाइम में हो गया तो क्वेश्चन क्या, अब जो है अब लक्ष्मण रेखा, ठीक है, हम वही करेंगे पक्का, देखना ना। 3 चॉइस कुछ रहेगा, एक छोड़ना ना दूसरा, बस। चलिए यहां तक मूल कंसेप्ट का जो काम था वो खत्म हो गया, वेपर डेंसिटी से भी सवाल था। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ नेक्स्ट क्लास में जब भी हो। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पर बहुत कम में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये है कि हाँ मूल कंसेप्ट से थोड़ा सा कम न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ोगी न्यूमेरिकल, थोड़ा सा पढ़ोगी न्यूमेरिकल, थोड़ा सा पढ़ोगी न्यूमेरिकल। आओ इससे भागना है तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करवा लीजिए, देखिए न्यूमेरिकल से भेंटे नहीं होगा कभी। स्टार्ट हो गया एक क्लास, अच्छा क्या स्टार्ट हुआ उसमें? स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा मॉडल, मॉडल तो हो गया, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, उसका दूसरा नाम थॉमसन्स मॉडल का दूसरा नाम क्या है? जे थॉमसन जो डिस्कवरर है ना जी, उस मॉडल का दूसरा नाम क्या है? कैनाल रे मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, सीड वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन का रेड पार्ट जो है वो प्रोटॉन है और सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत तरह का मॉडल इसका नाम है, एक मॉडल थोड़े ना है। प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा होगा तो मुंह में तो पानी आइए गया होगा, नहीं? हाँ क्या रे, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? या रेजिन पुडिंग मॉडल भी होता है। रेजिन पुडिंग मॉडल में तो पक्का मुंह में पानी आ जाता है, काहे कि रेजिन मतलब क्या हो गया, मुनक्का, और पुडिंग मतलब हो गया खीर, तो पूरा थाली में खीर सजा हुआ है, उसमें इसमें सजा हुआ है, देखो एकदम, वो अगर दिखा दिया जाए एकदम बोर्ड पे पक्का मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं? फिर सलोनी का कोई जरूरत नहीं, क्या? चलो ठीक है, ओके। अब भागी छू, आप जो दिए हैं ना लिख करके, उसमें तो पीडीएफ एक ही क्वेश्चन नहीं मिला है इसमें सर। क्या नहीं मिला?